बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को रावलपिंडी में एक अहम ऐलान किया है और उनके ऐलान के बाद मुल्क भर में एक नई बहस शुरू हो गई है। वो क्या ऐलान है जिस पे बहस हो रही है, जरा सुने। हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें। ये जो उनका ऐलान है, उसके बाद वफाकी वजीर जनाब जवेद लतीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, जरा सुने। पंजाब हुकूमत भी लेने जा रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लेने जा रहे हैं। अगर किसी वजह से रुक गई कुछ दिनों के लिए तो गवर्नर राज लगा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जरिए सूबाई हुकूमतों के वसाइल के जरिए जो तू करतूत कर रहा है, ये रियासत के वसाइल इस्तेमाल करके रियासत के खिलाफ जो तू किरदार अदा कर रहा है, ये रियासत में रहने वाले लोग ज्यादा देर बर्दाश्त अब नहीं कर सकते। तो बात तू तड़ाक तक पहुंच चुकी है और वफाकी वजीर जवेद लतीफ साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि हम गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। तो अब ये जो एक सियासी बहस है, इसमें एक आइनी और कानूनी पहलू भी शामिल हो गया है कि अगर इमरान खान साहब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं, असम्बली को डिज़ोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वफाकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है। और अगर वो असम्बलियों से इस्तीफ़े देते हैं तो क्या वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगा सकती है? तो गवर्नर राज जो है वो तो आइन के आर्टिकल 232 या 234 के तहत लग सकता है। तो क्या ये सूरत हाल जो है ये ऐसी है कि गवर्नर राज लग सके? तो इस पर हमने आज दावत दी है जवेद लतीफ़ साहब को, जिन्होंने गवर्नर राज की बात की है। और हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं आबिद ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैरी साहब। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं शुएब शाहीन साहब, क्योंकि उनकी बार ने भी एक बड़ी अहम करारदाद मंजूर किया है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो जवेद लतीफ़ साहब, पहले मैं ज़रा आबिद ज़ुबैरी साहब का एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ। ज़ुबैरी साहब, ये बताइए कि आपको लगता है कि वफाकी हुकूमत जो है वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा सकती है? देखिए, गवर्नर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया हामिद मीर साहब। देखिए, गवर्नर राज लगाने की आपने अपनी अभी आपने ख़ुद बताया कि आइन के मुख्तलिफ शिकों के तहत गवर्नर राज का लगाना दिया जा सकता है, लगाई जा सकती है। लेकिन जो मेन इशू इसमें आ रहा है कि उसकी कुछ वजूहात होनी चाहिए। अगर वो वजूहात उसके बेसिस पे वो लगाना चाहते हैं, ये नहीं कि उनकी ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश है कि जी हम लगाना चाहते हैं। और जिस तरह की ज़बान आपने अभी मैंने सुनी, बड़ा अफसोस हुआ इस तरह की हमारे इतने सीनियर पॉलिटिशियन इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक हम सबको तमीज़ के दायरे में रह के बात करनी चाहिए और आपको दोनों तरफ से, हर तरफ से। और लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर वो लगा भी दिया जाता, आपने देखा होगा पिछले ज़माने में जब डिज़ोल्व हुआ करती थी असेंबली, तो प्रेसिडेंट के पास 48(2)B की पावर होती थी, वो चैलेंज हो जाती थी। आपको बताएं, आपको याद है बुगटी साहब की गवर्नमेंट को बलूचिस्तान में डिज़ोल्व किया गया और गवर्नर राज लगाया गया उस पर, उसको भी चैलेंज किया। और कोयटा की बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट आई थी उस ज़माने 89 में, वो थी, उनको फिर असेंबलीज को रिवाइव कर दिया गया। आपने फिर मियां नवाज शरीफ की, आपको याद होगा, गवर्नमेंट को डिज़ोल्व किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रिस्टोर किया। तो ये सारी चीजें उनको सोचनी चाहिए। अगर वो लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो आपके मुखालिफ, तो आप बता रहे हैं उनको कि अगर परवेज लाई साहब या महमूद खान साहब सूबाई असम्बली तोड़ते हैं तो आप कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं, आप तो बिल्कुल, अगर आप चैलेंज तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए वहां तोड़ने की बात है। देखें, चीफ मिनिस्टर को आइन के तहत 112 है आर्टिकल, आपकी नॉलेज में है, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे वो तोड़ी जा सकती है असेंबली। उसको एडवाइस करनी होगी चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर के, कि आप लगा दें, वो उसका प्रोगेटिव है। आज प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि जी मैं असेंबलियों को तहलील करना चाहता हूं, वो एडवाइस करेंगे, 48 घंटे में वो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह गवर्नर को पावर है, चीफ मिनिस्टर को पावर हो, गवर्नर को एडवाइस कर 48 घंटे में वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, अगर गवर्नर रिफ्यूज कर दे कि मैं असेंबली नहीं तोड़ना चाहता, सॉरी, फिर वो नहीं कर सकता ना। देखिए, क्योंकि ये बाइंडिंग एडवाइस बाइंडिंग होती है, इस पर भी जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की कि वो एडवाइस बाइंडिंग होती है। गवर्नर बनना तो फिर तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नहीं रही। फिर 18वीं तरमीम कहाँ चली गई? वो 58(2)B की पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिर आप उस पर चले जाएंगे, प्री 18th अमेंडमेंट। तो ये सारे इशूज़ हैं। लेकिन मेरा जो व्यू है कि जो भी आप करें, अगर तहलील करना चाहते हैं, वो प्रोगेटिव है चीफ मिनिस्टर का। वो अगर एडवाइस करेगा, गवर्नर इज बाउंड टू फॉलो दैट एडवाइस।
ये मेरी ओपिनियन है। अच्छा जावेद लतीफ़ साहब, आपने आबिद ज़ुबैरी साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, उनकी बात सुनी है, लेकिन आपने जो गवर्नर राज की बात की है तो आर्टिकल 232 जो है 232 उसकी जो क्लॉज 1 है वो ये कहती है कि गवर्नर राज आप उस सूरत में लगाएंगे कि अगर उस सूबे की सूबाई असम्बली की करारदाद मंजूर हो जाए और उसके अलावा जो है वो फिर उसके बाद आपको मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट के दोनों ईवानों से भी करारदाद मंजूर करवानी पड़ेगी। तो इतना आसान तो नहीं है गवर्नर राज लगाना, तो ये आपने कैसे बात कर दी इतनी आसानी से? देखें हामिद मीर साहब, आबद साहब का बड़ा एहतराम, मैं जो मैंने की है मैं उस पर कायम हूँ। क्यों? वजह यह है कि आप को 18वीं तरमीम बाइख्तियार सूबों को करती ज़रूर है। आप ज़राअत हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, उसमें कवानीन भी अपने सूबे में बना सकते हैं, मगर क्या आपको 18वीं तरमीम इस बात की इजाज़त देती है कि आप फेडरेशन पर चढ़ दौड़ें? आपको 18वीं तरमीम इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ देती है कि आप वफाकी हुकूमत पर सूबाई इंतज़ामी जो ढांचा है उसको लेकर हमलावर हो जाएं? आप ये देखें कि पिछले दिनों में हुआ क्या है, और ख़ास तौर पर 1.5 माह से दोनों सूबों के इख्तियारात, दोनों सूबों के वसाइल जो हैं जिस बेदर्दी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और जिस वजह से जवेद लतीफ़ साहब मिनट और लूंगा कता कलामी माफ 26 नवंबर को इमरान खान साहब जो हैं वो फेडरेशन पे नहीं चढ़ दौड़े, उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये ऐलान किया कि मैं सूबाई असम्बलियाँ छोड़ दूंगा। तो ये तो आइन के मुताबिक बात की है उन्होंने। नहीं हामिद मीर साहब, ये 26 की बात है। आप 1.5 माह पुरानी बात करें, आप 26 के अलावा 25 से शुरू हों और पीछे 1.5 माह तक जाएं। आप मुझे ये बताएं कि क्या एक सूबे के वजीर ने, वजीर आला ने हाथ में गन पकड़कर ये नहीं कहा कि हम नहीं छोड़ेंगे आपको? आप मुझे ये बताएं कि क्या सूबाई वज़रा जो हैं खुद 10-15 लोगों के साथ और इंतज़ामी ढांचे के साथ बैठकर रोड पे रोड ब्लॉक नहीं करते रहे? और जो सूबाई हुकूमतें होती हैं या कोई भी हुकूमत होती है वो आवाम को रिलीफ देने के लिए होती है, ना कि मसाइल पैदा करने के लिए। अब मुझे ये बताएं कि जिस सूबे में आपकी हुकूमत है वहाँ आप पुलिस के साथ मिल के कारपोरेशन की गाड़ियाँ लेकर आप रोड ब्लॉक कर दें, आग लगा दें, और आपको मना करने वाला कोई नहीं होगा। फिर आप मुझे ये बताएं कि फेडरेशन चलेगी कैसे? इसको कहते हैं आप 18वीं तरमीम बाइख्तियार सूबे हो गए, इसको आप कहते हैं कि सूबों में आपने अपना जवाब बयान कर दिया। मैं जरा इस पे बात कर लेता हूं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हमने आपसे सिर्फ एक छोटी सी सिंपल सी चीज़ पूछनी है कि आप ने सुना होगा कि वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ साहब ने कहा कि हम अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई या हुकूमत डिज़ोल्व हुई तो हम गवर्नर राज भी लगा सकते हैं। तो आपके ख्याल में अगर गवर्नर राज लगता है तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा? कैसे लगेगा गवर्नर राज? हाँ, गवर्नर राज ऐसी सूरत में अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं तो गवर्नर राज कैसे लगेगा, ये तो जावेद लतीफ़ साहब अगर आइन पढ़ के हमें कोई शिक ऐसी बता दें। असम्बलियाँ डिज़ोल्व होने से पहले तो सिचुएशन और हो सकती है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, देखें इन तमाम ऑप्शंस का, ये सारे जो भी ऑप्शंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हैं। सिर्फ ये बता दें कि गवर्नर राज वफाकी हुकूमत लगा सकती है, क्योंकि 232 के मुताबिक या तो सूबे की असम्बली जो है उसकी करारदाद ज़रूरी है या फिर पार्लियामेंट के जो दोनों ईवान है, कौमी असम्बली और सेनेट, उनको वहाँ से अप्रूवल मिलेगी। तो ये आपके ख्याल में लग सकता है गवर्नर राज? मैंने इसीलिए कहा ना कि जो दावा कर रहे हैं गवर्नर राज लगाने के, वो जरा इन पढ़ लें, उनको ऑप्शंस का पता चल जाएगा। बिल्कुल या तो सूबाई असम्बली खुद बात करे कि और वो भी उसमें भी कंडीशन ये है आर्टिकल्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि सिचुएशन ऐसी हो कि सूबे का जो इंतज़ामी तरीक़ाकार है, जो इंतज़ामी सिस्टम है, वो इतना मफलूज हो जाए, चाहे किसी कुदरती आफत के नतीजे में या किसी सिविल डिस्टर्बेंस के नतीजे में, जिसकी वजह से हुकूमत ना चल सके, तो ये एक जवाज़ होगा गवर्नर राज लगवाने का। लेकिन उसमें भी जैसे बताया, आपने खुद बात की कि या तो सूबे की असम्बली उसको इस करारदाद को पास करे। सूबे की असम्बली जाहिर है अपोजिशन PDM की तो इतनी औकात नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में कि वो कोई भी करारदाद मेजॉरिटी के साथ पास कर सके, वो तो PTI ही की है, 2/3 मेजॉरिटी है। जहाँ तक
कौमी असम्बली की तरफ से ताल्लुक है तो वो भी आईन में उसके लिए एक बहुत मुख्तसर मुद्दत है, उसके बाद वहां से पार्लियामेंट से असम्बली से उसको वो तौसीक भी करानी पड़ती है। और ये बहुत ही एक मुख्तसर उल मियाद स्टेप है जो थोड़ा सा किसी मामले में सिचुएशन को कंट्रोल मैनेज करने के लिए किया जाता है। जहां तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है और खान साहब के ऐलान का ताल्लुक है तो वो तो एक मुकम्मल तौर पर सिस्टम से निकलने की बात उन्होंने की है, और सिस्टम से निकलने के लिए गवर्नर राज जो है उसके जरिए ये जो तहरीक इंसाफ की मूव है उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब ने अपना। अब बताइए जी शुएब शाहीन साहब के गवर्नर राज लग सकता है कि नहीं लग सकता? मेरा नहीं ख्याल आपने ज़ुबैरी साहब ने बड़ी तफसील के साथ बता दिया है, ऐसा मुमकिन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। जावेद लतीफ़ साहब की गुफ्तगू सुनने के बाद तो चीज़ें और वाज़ेह हो गई। इल्ज़ाम टोटल ये है कि जी पिछले 1.5 महीना इन्होंने जी वफाक के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश की। भाई वफाक के तो ऊपर तो वो आए ही नहीं है, अभी तक तो वो पिंडी तक पहुँचे थे, और पिंडी में पहुँचने के बाद उन्होंने एक सरप्राइज़ दे दिया इमरान खान साहब ने। वाकई सरप्राइज़ था, मेरे लिए भी एक सरप्राइज़ था। हम समझ रहे थे कि वो कहेंगे कि अभी बस चले हैं और अभी हम जा कर के इस्लामाबाद में जाकर बैठते हैं, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं जी हम वापस जा रहे हैं, हम इस करप्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हम रिज़ाइन कर रहे हैं या डिज़ोल्व कर रहे हैं असम्बलीज व्हाट्सएवर में भी। तो बात यह है तो आईनी हक है उनका। अगर चीफ मिनिस्टर डिज़ोल्व करने की असम्बली के वो एडवाइस दे देता है तो गवर्नर किस कानून और किस आइन के तहत उसको रोक सकता है? ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएगी अपने एक्सपायरी ऑफ टर्म। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि जो इल्ज़ाम आपका था 1.5 महीना पहले और आज उस वक्त तो आपने कुछ नहीं किया सिवाय इल्ज़ाम उसका सिर्फ धमकियाँ देने के कि हम गवर्नर राज लगा देंगे, और दूसरा आज आप पुरानी बात को उठा करके ये कहें कि आज हम गवर्नर राज लगा रहे हैं क्योंकि 1.5 महीना पहले इन्होंने ये किया था, या 25 मई को ये आए थे यहाँ मुजाहरा करने और हंगामा कर रहे हैं, हम उस एलिगेशन की बुनियाद पर आज हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर लें। हाउ इट इज़ पॉसिबल? मुमकिन नहीं है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरफ ये जा सकते हैं या ये जाएंगे, ये सिर्फ धमकियाँ ही हैं और इसका कोई एज सच कोई इफेक्ट नहीं निकलेगा। इमरान खान साहब ने हकीकत में उन्होंने एक तरह से एक सरप्राइज़ दिया है। बेहतर हाल इसका यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड डेमोक्रेटिक जो पार्टीज़ हैं वो बैठ के इसका कोई लाहेअमल बनाएं। या तो सीधा सीधा 2 ऑप्शन है ना, या तो 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाएंगी, उनमें इलेक्शन हो जाएगा फ्रेश। अगर वो इलेक्शन इनको काबिल कबूल है वो ठीक है, बैठे रहेंगे 8 महीने 9 महीने जो इनके पास है, या ये एक नई डेट दें 3-4 महीने वो आगे चले जाएं, 3-4 महीने ये पीछे आ जाए, ताकि एक जनरल इलेक्शन आ करके सबके लिए काबिल कबूल हो। अच्छा ज़ुबैरी साहब, यहाँ पे एक और सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन का मुतालबा भी कर रहे हैं, वो बार बार ये भी मुतालबा कर चुके हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को भी तब्दील किया जाए। अब फ़र्ज़ करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर तब्दील नहीं होते और अर्ली इलेक्शन भी नहीं होता, लेकिन अगर असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जाती हैं तो वहाँ तो इलेक्शन करवाना पड़ेगा हर सूरत में। तो फिर इमरान खान साहब इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत इनके नीचे इलेक्शन लड़ेंगे? जी बिल्कुल। देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने या तो ख़ुद रिज़ाइन कर दें, या आर्टिकल 209 की वो पावर जो थी जज को हटाने की जो होती है वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसी तरह से उनको हटाया जा सकता है। वो जो एक प्रोसीजर दिया हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, आपको मालूम है। तो यही तरीका है, जब तक इनका टेन्योर है और रिज़ाइन नहीं करते और ये हटाए नहीं जाते आर्टिकल 209, तो यही चीफ इलेक्शन कमीशन जो भी इलेक्शन होंगे इनकी इलेक्शन उसके अंदर होंगे इनके ज़माने में। लेकिन जो एक मैं आपको और बात बताऊं, जो पिछली से तरफ बात होती है, एक और भी पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में जो पिछली बात से जो आप कर रहे थे, आर्टिकल 234 उसके अंदर भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन की फेलियर हो जाता है प्रोविंस दी प्रेसिडेंट कैन गवर्नर एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को एंड प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया है, तो फिर भी एक प्रोक्लेमेशन हो सकता है और पावर। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ 234 जी। अगर सदर किसी सूबे के गवर्नर की तरफ से कोई रिपोर्ट मसूल होने पर मुतमिन हो जाए कि ऐसी सूरत पैदा हो गई है जिसमें सूबे की हुकूमत दस्तूर के अहकाम के मुताबिक नहीं चलाई जा सकती, तो सदर को इख्तियार होगा, या अगर उसके बारे में हर ऐवान से अलग-अलग कोई करारदाद मंजूर हो जाए तो सदर के लिए लाजम होगा कि ऐलान के ज़रिए उस सूबे की हुकूमत के कुल या बाज़ कारहाय मनसबी और ऐसे कुल या बाज़ इख्तियारात जो सूबाई असम्बली के अलावा सूबे के किसी बाख्तियार अदारे या हैयत मजाज को हासिल हैं या जिनको वो इस्तेमाल कर सकते हैं खुद संभाल ले, या सूबे के गवर्नर को हिदायत दे कि वो गवर्नर की जानब से उन्हें संभाल ले। तो ये तो सदर ने करना है, सदर को करना है ऑन दी एडवाइस। लेकिन वहाँ भी इशू आएगा कि चीफ मिनिस्टर की एडवाइस है, गवर्नर बाय 105 नहीं लगता। आप देखिए इसमें आगे पढ़िएगा आर्टिकल 105 की पावर्स नहीं लगेंगी और ये पीरियड इसकी महदूद है। आप आगे देखेंगे इसमें 2 महीने के अंदर लिए ये चीज़ें होती है और जॉइंट सेशन में करा। तो ये मैं बता रहा था कि ये चीज़ें ऑप्शन है, लेकिन वो आता है इमरजेंसी। जैसे आप 235 पढ़ा वो इमरजेंसी के उसमें
उसके तहत आ गया, 234 के कॉन्स्टिट्यूशन पावर ब्रेक डाउन हो गई है। इस तरह की तो कोई बात नहीं हुई है। इन दी प्रोविंस के कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ख़राब काम नहीं कर रही। तो ये दोनों पावर्स मैं नहीं समझता इस वक्त अवेलेबल हैं फॉर गवर्नर राज लगाने के लिए, गवर्नर राज जिसे कहा जाए आप कह रहे हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया कि इलेक्शन देखें, चीफ उनकी पार्टी है वो मेजॉरिटी में है इन दोनों सूबे। मैं समझता हूँ एज अ पार्टी हेड, आपको पता है वो आर्टिकल 95 वगैरह सब आपने पिछले दिनों में देखा, उसका इंटरप्रिटेशन भी आ गई है कॉन्स्टिट्यूशन की, सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है कि जी अगर पार्टी हेड लोगों अपने करता है कि जी आप उसके तहत वो मातहत होते हैं, MPs भी उससे बाउंड है, वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते, वो आपने देख लिया करेंगे, दे हैव टू रिज़ाइन फर्स्ट। तो यहाँ अगर गवर्नर इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि जी चीफ मिनिस्टर फैसला करता है और कि जी मैं डिज़ोल्व करना चाहता हूँ, जैसे शोएब शाहीन साहब ने फरमाया, तो गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बट टू डिज़ोल्व द थिंग। और ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, अभी आपने सारी बात की कि इमरान खान जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ इमरान खान साहब के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जी उसका एक तरीका मुरतब था, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइडेड था। आपने बड़े प्रोग्राम्स किए उस पर, जिस पे आपने कहा कि जी ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी जा रही है कि उसको चीफ मिनिस्टर को उसका इस्तेहकाक है, वो एडवाइस करता है उसको गवर्नर को। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूशन उसके तहत पूरा तरीका मुरतब हुआ हुआ है कि किस तरह इलेक्शन होंगे दोबारा उस प्रोविजन असेंबली। अच्छा जवेद लतीफ साहब, अब आपको ये नहीं लग रहा कि अगर आप इमरान खान साहब का जो मुतालबा है अर्ली इलेक्शंस का, अगर आप उसकी तरफ नहीं भी जाते तो कम से कम 2 सूबों में तो इलेक्शन होगा और आपको 2 सूबों में इलेक्शन की तैयारी करनी पड़ेगी? यार अहमद मीर साहब, मुझे अफसोस इस बात पे है कि मुझे बड़ा एहतराम है दोनों भाइयों का, आबिद ज़ुबैरी साहब का, शोएब शाहीन साहब का। हम बात कर रहे हैं आइन कानून की। मुझे कोई ये बताए कि 4 माह पहले हम इलेक्शंस मांगते थे, हम इलेक्शन मांगते थे, आज हम बात कर रहे हैं क्यों गवर्नर राज की। बात समझने की, सोचने की ये है कि जिस शख्स ने 4 माह पहले पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, दुनिया के मालियाती अदारों के साथ जो मुआहदे आपने ओन ना किए, डिसओन किए, और आज आपके जो केसेस हैं वो खुलना शुरू हुए हैं, आपके जो करतूत हैं, आपने जो जराइम किए हैं, जो पाइपलाइन में हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, बग़ैर एहतसाब के, बग़ैर उन चीज़ों को एड्रेस किए आप इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो फिर मुझे ये बताएं ना कि कल को जो भी कोई आया करेगा, लाडला हुआ करेगा, 4 साल 6 साल हुकूमत किया करेगा और उसके बाद फिर नई बात सुना दिया करेगा। इस तरह बात नहीं चलती। मियां साहब, एक मैं बात आपको थोड़ी सी याद अगर करवा दूं, आपने भी ये बात की थी, लेकिन वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने तो ये बात बार बार की थी। जरा सुन लें राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे क्या कहा था। KPK और पंजाब असम्बली तोड़ दें तो इलेक्शन अर्ली करवा लें। ये राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे एक दफा नहीं कई दफा कहा कि भाई इमरान खान कहता है कि अर्ली इलेक्शन कराओ तो उसको को KPK और पंजाब की असम्बली तोड़ दे। अब वो कहता है मैं तोड़ने के लिए तैयार हूं, अब आप कहते हैं हम गवर्नर राज लगा देंगे। मीर साहब, ना मीर साहब, 1 सेकंड, मैं बड़ा क्लियर हूं इस मामले में, अगर मुझे 1 मिनट दे दें तो मैं बात अपनी मुकम्मल कर लें। मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं कि 4 माह पहले इलेक्शन मांगने वाले आज इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं आ रहे। वो बात सीधी सी है कि आपकी रियासत खतरे में है, आपकी मईशत तबाह होने के बाद मालियाती अदारे जो हैं वो आपके निगरान सेटअप से क्या डील कर सकेंगे। आप ये देखें कि 6 माह में हम बैठे हुए हैं, हम मईशत को बेहतर नहीं कर सके। और मेरा सवाल डिफरेंट है। मैंने आपकी बात मान ली कि आप अर्ली इलेक्शन पे राजी नहीं है, ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट राजी नहीं है, लेकिन वजह अगर नहीं, लेकिन अगला सवाल ये है, अगला सवाल कि आप माने या ना माने, अगर इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं तो आपको 3 महीने के अंदर इन 2 सूबों में इलेक्शन करवाना पड़ेगा। भाई ये असेंबलियां नहीं टूटेंगी, ये लिख के रख लें, किसी सूरत नहीं टूटेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक बड़ा धड़ा जो है उससे कल से हमारी बात तकरीबन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। पंजाब में हमारी मेजॉरिटी है। किस तरह ये हो सकता है कि ये असेंबली तोड़ लेंगे? पंजाब में मेजॉरिटी है, वहां तो चीफ मिनिस्टर परवेज लाई है और वो कह रहा है कि इमरान खान जैसे ही कहेंगे मैं परवेज लाई साहब जिस तरह चीफ मिनिस्टर बने थे वो भी आपके इल्म में है। जवेद लतीफ साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ये कह दिया है कि जैसे अगर असेंबली टूटती है तो हम मुकर्ररा वक्त में इलेक्शन करवा देंगे।
भाई आप एक तो बात हामिद मीर साहब जहन में ये ज़रूर रखें, हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए जो हमने सियासत कुर्बान की थी, इस रियासत को अगर आप ये देखें, आप आईनी कानूनी जो पेचीदगी हैं उनको सिर्फ ड्रेस करते रहें। मेरे भाई कह रहे थे आबिद ज़ुबैरी साहब के ये 1.5 माह पहले की, सॉरी शुएब साहब कह रहे थे ये 1.5 माह पुरानी बातें आज किस तरह उन पे बात की जा सकती है। आप इस बात का कोई जवाब देगा कि क्या उनके वज़रा ने हाथों में गन पकड़ के ये नहीं कहा कि हम जो हैं वो बदला लेंगे? भाई मुझे ये बताए कोई कि अगर सूबे की इंतजामी मशीनरी के साथ कोई हुकूमत वक्त जो है उस सूबे की वो चढ़ दौड़े मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए, अगर उन्होंने हाथ में बंदूक उठाई और आपको धमकी दी तो आपने उन पे FIR दर्ज करवानी थी, क्यों नहीं करवाई? आप मुझे ये बताएं कि वज़ीर दाखिला जो हैं वफाक के, उनको पकड़ने के लिए आए रोज़ सूबाई हुकूमतें जो हैं वो इमरान खान की ख्वाहिश पे इस्लामाबाद तक आ जाएं। मुझे ये कोई बताए कि कल कोई वज़ीर आज़म को कहेगा कि मैं इस सूबे में दाखिल नहीं होने देता। 18वीं तरमीम के इख्तियारात अपनी जगह मौजूद हैं, मगर फेडरेशन को देखना, वफाक को देखना, रियासत को देखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ आईनी तकाजे देखते रहें और पाकिस्तान बर्बाद हो जाए, ये नहीं हो सकता। अच्छा, एक ब्रेक लेनी है मैंने। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। आज इमरान खान साहब ने कुछ ट्वीट्स किए हैं आइन के आर्टिकल 14 के बारे में। वो कहते हैं दस्तूर का आर्टिकल 14 शर्फ इंसानी को काबिल हुर्मत करार देता है। चुनांचे सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जजेस से मेरा सवाल है, क्या दस्तूर के इस आर्टिकल का इतलाक महज रियासत के ताकतवर हुकाम तक ही महदूद है, क्योंकि बाकी सब के लिए तो शर्फ इंसानी जैसे बुनियादी हक़ को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। और आगे चल के उन्होंने जो सेनेटर आदम स्वाति साहब के साथ जो हुआ उसकी उन्होंने मज़म्मत की है। और आर्टिकल 14 जो है वो बड़ा क्लियर है कि शर्फ इंसानी और कानून के ताबे घर की खलवत काबिल हुर्मत होगी, किसी शख्स को शहादत हासिल करने की गर्ज से अजियत नहीं दी जाएगी। शुएब शाहीन साहब, ये जो आर्टिकल 14 है, इस पे इमरान खान साहब जो हैं वो चाहते हैं कि बहस हो पाकिस्तान में। तो आर्टिकल 14 जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो इसकी तो उस वक्त भी खिलाफवर्जी होती थी, आज भी खिलाफवर्जी हो रही है। ये क्या वजह है कि जब वो खुद वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त उनको ये आर्टिकल याद नहीं आया? देखिए, उसूली तौर पर तो तमाम डेमोक्रेटिक पार्टीज़ में जहाँ जमहूरी ताकतें हुआ करती हैं वहाँ ह्यूमन राइट्स या फंडामेंटल राइट्स सबसे ऊपर होते हैं। सबसे बड़ी बात जो होती है, इंसान का बुनियादी इंसानी हक जो है उससे कभी किसी सूरत महरूम नहीं किया जा सकता, खा उनके ज़माने में अगर वायलेशन हुई है या आज के ज़माने में वायलेशन है। लेकिन ये पिछले जो 7-8 महीने में वायलेशन है वो वर्स्ट काइंड ऑफ वायलेशन है। पहली दफ़ा हमने सुना है बंदे उठाए, नंगा किया, मारा, उनकी वीडियोस बनाई। इस तरह की वायलेशन जो हो रही है, जो हुर्मत के ख़िलाफ़ जो चीज़ें चल रही हैं, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 9 भी है, वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 भी है। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं ये बहरहाल नाकाबिल कबूल है और गलत है, कोई भी करे। और इसमें जब हम पूछते हैं FIA के लोगों से, जब हम पूछते हैं पुलिस वालों से कि तुम लोग ये कर रहे हो, अव्वल तो वो मानते नहीं कि हम नहीं कर रहे। जब ऑफ द रिकॉर्ड बातें करें तो वो कहते हैं हाँ जी वो जो करने वाले हैं वो करते हैं। या ऐसी है जैसे बिलावल साहब को अली वज़ीर की रिहाई के लिए जब उन्होंने कहा, वो कहने लगे कि जा वहाँ जा कर के एहतजाज करो कि जहाँ से तुम्हें कोई जिन्होंने बंद कर रखा है। फिर बाद में उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। ये अलग बात है कि 3 दिन बाद शुक्र है कि अली वज़ीर साहब बाहर भी आ गए। बातें ये होती हैं कि अभी तक नहीं आए। अच्छा, हमने तो आपको गलत पता है रिसोर्सेज से उसके बाद टीवी के अंदर ये पता चला पे DI खान में एक नई FIR दर्ज हुई और फिर सिंध हुकूमत ने कहा क्योंकि इन पर नई FIR दर्ज हो गया तो उनको रिलीज नहीं कर रहे। तो बहरहाल खैर वो बिलावल साहब ये इस बात का जवाब दे सकते हैं। हमने तो मीडिया में ये सुना था कि 3 दिन बाद उनकी ज़मानत होगी और ही विल बी रिलीज्ड, लेकिन मेरा ख्याल है वो नहीं हुए होंगे। तो असल जो खराबियाँ हैं वो यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच, सिविलियन सुप्रीमेसी। ये आपने करारदाद भी मंजूर किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिछले दिनों उस करारदाद में ये सारी बातें हैं। आपने उसमें ये भी कहा कि माजी करीब में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफवर्जियाँ देखने में आई जिनका खात्मा ज़रूरी है। और इसमें आपने अपने 2 वकला जो हैं रज़ाउल्लाह खान और साजिद वसीम एडवोकेट, उनके कत्ल की भी मजम्मत की है, आज़ादी इज़हार की भी हमायत किया है। अरशद शरीफ, आदम स्वाति और वज़ीराबाद वाक़या की जो FIR दर्ज नहीं हुई वो दर्ज करने का मुतालबा किया है। और आप कह रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से डिविजनल बेंचेस
के क़याम की हम हमायत करते हैं और जुडिशल कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरक्की के लिए सीनियरिटी के असूलों पर अमल दरामद करना चाहिए। बड़ी कंप्रीहेंसिव करारदाद है आप। जी सर, और इसमें हमने ये भी कहा सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, एलीट कैप्चर ख़त्म होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ मीन्स तमाम बड़े लोग खा वो प्रिविलेज लोग हैं, किसी के खिलाफ भी कोई इल्ज़ाम आता है ऑल शुड बी अकाउंटेबल। हर इंसान की बराबर की रिस्पेक्ट और कदर होनी चाहिए और सारे इदारे, सारे जो ताकतवर हल्के और ताकतवर लोग अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं उन सबको कानून अच्छा, के इसमें ताबे अब एक आना सवाल चाहिए। पैदा होता है ज़ुबैरी साहब कि बिल्कुल आर्टिकल 14 जो है इसका एहतराम होना चाहिए और शर्फ इंसानी जो है ये काबिल हुर्मत है, लेकिन आज़म स्वाति साहब के साथ जो हुआ वो काबिल मज़म्मत है। लेकिन जो आज़म स्वाति साहब ने जो गालियाँ पोस्ट की सोशल मीडिया पे एक फ़ौजी अफसर के बारे में, क्या किसी कानून साज इदारे के मेंबर को ये काम करना चाहिए? देखिए आपको देखिए उनके साथ पहले तो आर्टिकल 14 जो होता है डिग्निटी ऑफ मैन की बात करता है और आपने पढ़ के सुनाया। पहले बात तो हम हर फोरम पे इसकी मजम्मत करते हैं कि हर इंसान का बुनियादी हुकूक है, अगर उसको गिरफ्तार किया जाए किसी की वजह से उसको विद मैजिस्ट्रेट का उस पर कोई तशद्दुद नहीं किया जा सकता। अब मुझे नहीं पता, आप बेहतर जानते हैं, आप बड़े बासर आदमी हैं कि आप पिछले दौर में अगर इस आपने ऐसे फरमाया कि पिछली जो हुकूमत थी उसके अंदर भी आर्टिकल 14 की 14 की वायलेशन। हमारे एक सहाफ़ी साथी थे ना असदूर, उनके घर में घुस के उनको मारा घर के अंदर। देखिए वही मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जिस तरह से तशद्दुद आज़म स्वाति साहब के साथ हुआ है या किसी और के साथ हुआ, गिल साहब के साथ, अगर ये कहाँ का इंसाफ है, ये गलत है। देखिए ना वो आप बेशक उनको अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है उसका एक तरीक़ाकार मुरत्तब है कानून में, आप उसके हिसाब से उसको सज़ा दें, लेकिन उसका अदालत मौजूद है, सज़ा अदालत से होनी है, आप इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन फिजिकल तशद्दुद आप कर ही नहीं सकते। ये वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है और ये सारी चीज़ें तो इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं गिल साहब के साथ और इनके साथ और किसी के साथ भी हो, किसी दौर में गलत हुआ। लेकिन इस तरह की जो बातें आज़म स्वाति साहब के साथ हो गई हैं, देखिए मैंने अपनी ज़िंदगी में आपने भी देखा होगा, मैंने इस तरह की चीज़ें नहीं सुनी कि वीडियोज़ बन गए और ये तो बहुत बुरी बात है। अब देखिए उस पस मंज़र में अगर खुदा का आपके साथ या मेरे साथ को, तो मैं अगर उसकी अगर मैं हो सकता है मैं इमोशनल होकर बहुत गलत बातें कर दूं, तो आपको उस बैकग्राउंड को भी देखना पड़ेगा। आज मैं ये नहीं कह रहा, अगर ज़बान आपको महज़्ज़ब रहना चाहिए, इस पर आप इस तरह की ज़बान इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आप बैकग्राउंड देखिए कि उस शख्स के साथ क्या उसको वीडियोज़ उनकी भेजी गई, तो ये देखिए ये चीज़ें ये हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में रहते हैं सर, इसके अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकती। अच्छा जवेल, और फिर एक चीज़ और, सिर्फ ये जो एक FIR आपने काट दी वो 27-28 FIR हैं सुबह बलूचिस्तान और सुबह ये सिंध में, ये कहाँ से कट गई? एक ही इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक काज ऑफ एक्शन के ऊपर एक FIR कटेगी, आपने काट दी, चले FIA उसको प्रोसीड कर रहा है। शरीफ शहीद पे भी 14 FIR दर्ज हो गई थी और वो फिर अरेस्ट हो गए सर। अच्छा जवेल लतीफ़ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप पर भी सेडिशन का केस दर्ज हुआ था जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, और 124A जो एक कॉलोनियल लॉ, एक ब्लैक लॉ है, उसके तहत आप भी गिरफ्तार हुए, अली वज़ीर साहब भी गिरफ्तार हुए। लेकिन ये तो आप माने ना कि अली वज़ीर साहब अभी तक जेल में और आप रिलीज़ हो गए, तो मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो काम इमरान खान साहब के दौर में आपके ख़िलाफ़ हुआ, अब वही काम आपकी हुकूमत के दौर में दूसरों के ख़िलाफ़ हो रहा है, तो फ़र्क क्या है? इमरान खान और शहबाज शरीफ दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क बहुत है। फ़र्क ये है कि पहली तो मैं हामिद मीर साहब, शुएब शाहीन साहब ने जो एक करारदाद मंजूर करवाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, मैं पूरी कौम उसकी सपोर्ट करती है। अच्छा, कोई शक नहीं। थैंक यू जावेद लतीफ़ साहब, मैं आपका ममनून हूं कि पहली दफ़ा आप और मैं किसी बात पे मुत्तफ़िक हुए हैं। नहीं, एक और चीज कहने लगा हूं, उस पर भी इंशाल्लाह आप मुत्तफिक होंगे। अच्छा चलो, अच्छी बात है। बताएं शुएब शाहीन साहब कि आप मुझे ये बताएं, इमरान खान ने जो बात की कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने गिराया तो नहीं मगर मुझे बचा तो सकती थी, आप मुझे ये बताएं कि एक अदारा कहता है कि हम सियासी मुदाखलत नहीं करना चाहते, आइन कानून की हदूद में रहना चाहते हैं, तो वो किस हैसियत से मुतालबा कर रहे हैं? क्या उसकी आप मजम्मत करेंगे? और इसी तरह फिर मैं और बात करने लगा हूं कि मैं, आप कहते हैं कि हुर्मत, आप कहते हैं कि एहतराम, इंसानी हुकूक, आज़ादी इजहार, तो फिर आपको ये याद होगा कि मरियम नवाज शरीफ के जेल में कमरे में कैमरे लगे थे, किसी ने मजम्मत की थी? फिर आप मुझे ये बताएं कि रात को होटल में कमरा जो था, सिविल सोसाइटी की तंजीमों ने की, आपने की थी, वुकला ने मजम्मत की थी, वुकला ने भी की थी। हामिद मीर साहब एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड।
मैं जिनके हवाले से बात हो रही है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि रात को कराची होटल में उनके कमरे में किस तरह तोड़फोड़ की गई और किस तरह जाया गया, ये बातें जहन में हैं। और नवाज शरीफ को स्लो पॉइजन दी गई और किस तरह उनकी जिंदगी खतरे में डाली गई, ये सबके इल्म में है। एक बात याद करवा सनाउल्लाह पर जिस तरह हीरोइन डाली गई आपको, सनाउल्लाह पर सबसे पहले मैंने उस पर मजम्मत की थी, लेकिन हुकूमत वहां पे पीपल्स पार्टी की थी और पीपल्स पार्टी जो है शायद बैकआउट कर गई थी उस पर। अच्छा एक सेकंड, इसी तरह मैं सनाउल्लाह का जिक्र कर रहा हूं, कितनी हीरोइन उस पर डाली गई और जिस तरह ये कौन डाल रहा था, इमरान खान नहीं थे उस वक्त, उसके वज़रा कुरान पाक तो गलत कर रहे थे, ये नहीं कह रहे थे कि मैं ये सब यही कुछ तो कह रहा हूं। और इसी तरह जवेद लतीफ का जो आप जिक्र कर रहे हैं आपके दौर में हो रहा है, तो फर्क क्या है दोनों में? ना नहीं, एक सेकंड में फर्क बताने लगा हूं। मुझे ये बताएं कि क्या जवेद लतीफ को 1.5 माह जो रख के, ये तो 2 दिनों में इदारों का बैठे लोगों का नाम लेकर सोशल मीडिया और दीगर जगहों पे जिक्र कर रहे हैं ना, तो जवेद लतीफ को रात को जो उठाकर ले जाते थे और कहते थे कि चीखें तुम्हारी जो हैं वो सुनना चाहते हैं, उस वक्त तो इमरान खान को ख्याल ना आया कि ये भी सियासी वर्कर है, इसके साथ ज्यादती हो रही है। और हमने तो कभी बाहर आकर कि आपकी चीखें कौन सुनना चाहता था? इमरान खान। अच्छा, वो कहते थे सुनना चाहता है। और शहजाद अकबर बैठा होता था करीब, शहजाद अकबर करीब बैठा होता था, वो कहता था कि इमरान खान सुनना चाहता है। आपके साथ वो तो नहीं हुआ, आपके साथ वो तो नहीं हुआ जो शहबाज गिल और आजम स्वाति के साथ हुआ, वो तो नहीं हुआ। मैं समझता हूं वो भी नहीं हुआ उनके साथ। वो इमरान खान एक सियासी बयान दे रहा है, कभी ये तस्वर नहीं किया जा सकता जो इमरान खान बात करके कल को इमरान खान भी कह देगा। और मुझे ये कोई बताए ना कि यार 4 साल आपके जो करतूत थे, जो आप बातें करते रहे, जो आप जराइम करते रहे, उनका हिसाब ना हो सके। अच्छा, और एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद नवाज शरीफ का हिसाब हो, दीगर। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। शुएब शाहीन साहब, अब इमरान खान साहब की भी एक पोजीशन है और ये जो इस्लामाबाद के हुक्मरान हैं इनकी भी एक पोजीशन है। लगता ये है कि ये तो मुज़ाकरात पे तो फिलहाल मुझे तैयार नज़र नहीं आ रहे, तो इसका सलूशन क्या है सूरत हाल का? लेकिन मेरा ख्याल है कि जिस तरह हमने आपके प्रोग्राम में ही प्रोग्राम किया था 1 दिन पहले या शायद 2 दिन पहले, वो आसिम मुनीर साहब के हवाले से भी, जिस तरह अचानक ये भी मुझे सरप्राइज़ मिला, इमरान खान साहब ने उसी दिन अलवी साहब गए और उनके साथ बात की और वो अप्रूवल भी हो गई, जो कि पब्लिक की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मेरा ख्याल है ये भी बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी चल रही होगी या चलेगी। अच्छा, मेरा एक राय है। आपने जनरल आसिफ मुनीर की बात की तो थोड़ा सा हम, क्योंकि ये हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं तो ट्विन सिटी रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है, थोड़ा सा आपको बताएं कि वो उनका जो रावलपिंडी में जो मोहल्ला है वहाँ पे लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। पाक फौज के नए सिपा सालार जनरल आसिम मुनीर का बचपन रावलपिंडी के इलाके डेरी हसनाबाद में गुजरा। इनका ताल्लुक इलाके के मारूफ दीनी और इल्मी घराने से है। आबाई घर खानदान की सादा अंदाज़े जिंदगी का मुंह बोलता सबूत है। जनरल आसिम बचपन में इसी मोहल्ले में क्रिकेट खेला करते। कॉलेज रोड पर वाक़े मरकजी मदरसा दारुल तजवीद से कुरान करीम हिफ्ज़ किया। इनके वालिद, बहनें और भाई सब हाफिज़ कुरान हैं। 6-7 साल के थे, इनको दाखिल करा दिया हमारे इस इदारे में। सैयद आसिम मुनीर ने कुरान करीम मेरे वालिद साहब से ही हिफ्ज़ किया। जनरल आसिम मुनीर ने इब्तदाई तालीम तारिकाबाद के इस स्कूल से हासिल की। इसी स्कूल में इनके वालिद सैयद सरवर मुनीर प्रिंसिपल भी रहे। उन्होंने अपने मोहल्ले में मस्जिद भी तामीर करवाई। इस मोहल्ले का हर फर्द जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती पर नाज़ा है। हमारे इलाके के लिए एक बहुत बड़ी पहचान बन गई है। किसी को तकलीफ नहीं दी सारी जिंदगी। क्रिकेट खेलते थे इधर ही इसी गली में, और जो फास्ट बॉल बहुत तेज कराते थे। ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से पास आउट होने वाले जनरल आसिम मुनीर को पेशावराना महारत पर एजाजी शमशीर से नवाजा गया था। कैमरामैन अब्दुल सुमरो के साथ राशिदा शोएब, कैपिटल टॉक, रावलपिंडी। शुएब साहब, आसिम मुनीर साहब भी फास्ट बॉलर निकले, ठीक है। अब ये बताएं कि आपको क्या इनसे क्या तवक्को है कि इनको क्या करना चाहिए? पहला काम देखिए, सबसे पहले जो इदारे की इज्जत ख़राब हुई है उसकी रीज़न्स मालूम करें और इज़्ज़त और वक़ार इदारे का बहाल कराएं, जिसके लिए पहली बुनियादी शर्त यह है
कि आप सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को ठीक करें। ठीक है, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन कहता है उसके मुताबिक आप अपने आप को चलाएं, जो नहीं कहता उसके मुताबिक ना। अच्छा, अब आखिर में आप भी बताएं जी, आबू ज़ुबैरी साहब के नए आर्मी चीफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए मैं समझता हूँ, ये जब शोएब शाहीन साहब ने कहा अपने इदारे की इज़्ज़त को बहाल कराएं। और देखिए हम लोग सब पाक फ़ौज से हम बड़े पसंद करते हैं उसको, हमारे लोग रोज़ शहीद होते हैं बच्चे लड़के हमारे, और हम लोग बहुत दुखी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए जो टेररिज्म है इस मुल्क के अंदर, उसके ख़िलाफ़ ये एक्शन लें और सही से उसको करें। और फिर देखें सिविलियन सुप्रीमेसी यहाँ कायम होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा काम होगा। इसमें अगर उन्होंने काम दिया तो हमेशा उनको तारीख़ में अच्छे नाम से याद किया जाएगा। ये इंसान को ज़िंदगी में एक ही मौका मिलता है तारीख़ में अपना नाम बनाने के लिए। वो इस हमारी पाक फ़ौज के अब सरबराह बन चुके हैं, उन पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, जमहूरियत में है, वहाँ सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आबू ज़ुबैरी साहब, शोएब शाहीन साहब और जवेद लतीफ़ साहब। मुझे अल्लाह हाफ़िज़।